जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत चीन संबंधों पर जो है प्रकाश डालिए। भारत और चीन का संबंध कैसा था, प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, भारत और चीन पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पूर्व एशिया की महाशक्ति थे। भारत और चीन का प्रभाव जो है राजनीतिक के साथ साथ जो है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक था। और भारत और चीन के बीच जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सीमित थे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों देश का जो कभी आपस में क्षेत्रों को लेकर जो है टकराए नहीं। इस कारण जो है 20वीं सदी में जब इन दोनों देशों में एक दूसरे से टकराव हुआ तो इन्हें जो है अपनी विदेश नीति विकसित करने में कठिनाई आई। चीन के साथ भारत के संबंधों का वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, वर्ष 1962 के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय का भारत चीन संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण दोनों देशों के बीच वर्षों तक कूटनीतिक संबंध स्थगित रहे। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीनी नेतृत्व में परिवर्तन होने से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। नंबर 2, दोनों देश संबंध सुधारने के लिए विवादित मुद्दों को त्यागने को तैयार हो गए तथा वर्ष 1981 में सीमा विवाद दूर करने हेतु वार्ताओं की श्रृंखला प्रारंभ की गई। नंबर 2, भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव शीत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात आया, क्योंकि इनके संबंधों का राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक पहलू भी है तथा दोनों ही स्वयं को जो है विश्व राजनीति की उभरती शक्ति के रूप में देखते हैं। नंबर 3, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। अगला नंबर है, चीन और भारत के बीच वर्ष 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का जो है द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो वर्ष 2007 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया। दोस्तों, दोनों देशों के बीच अनेक मतभेद होने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग कार्यक्रम जारी रहा। इससे दोनों देश एक दूसरे को अधिक करीब समझने लगे। परिवहन और संचार मार्गों की जो है बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा समान वैश्विक सरकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को अधिक सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में सहायता मिली है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवादों के मामलों को पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। भारत और चीन के बीच विवादित मुद्दे निम्नलिखित हैं बच्चों। नंबर 1, कुछ लोगों द्वारा वर्ष 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को चीन से खतरे के संदर्भ में उचित ठहराया जाना। नंबर 2, पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन द्वारा सहायता किया जाना, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। अगला नंबर, इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को जो है दक्षिणी एशिया में भारतीय हितों के विरुद्ध माना जाता है। इन सभी विवादित मुद्दों के बावजूद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के हल हेतु द्विपक्षीय वार्ता और सैन्य सहयोग कार्यक्रम जारी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों देशों के मध्य विवादित मुद्दों का हल शांतिपूर्ण माहौल में आपसी बातचीत द्वारा ही निकाला जा सकता है। यह बातचीत आपसी सहयोग व सकारात्मक उद्देश्यों के साथ होनी चाहिए, जो दोनों देशों के लिए हितकारी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, भारत नेपाल संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और नेपाल हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। भारत नेपाल संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखो, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों ने, नेपाल की राजधानी बच्चों को लोग जानते हो काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आवागमन तथा अन्य कार्य कर सकते हैं। नेपाल में चल रहा माओवादी आंदोलन भारत के लिए खतरा है, क्योंकि नक्सलवाद भारत में एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार पर नेपाल के अंदरूनी मुद्दों में हस्तक्षेप करने, नेपाल के नदी, जल तथा पनबिजली संसाधनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया जाता है। उपरोक्त विवादों के पश्चात भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मुद्दों में एक दूसरे को जो है सहयोग कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूर आएगा।
पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, अथवा एक अस्थायी लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। अथवा करके देगा पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र के निर्माण की असफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। अथवा पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने की असफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने की असफलता के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्ष 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से पाकिस्तान में अधिकतर सैनिक शासन ही रहा है। पाकिस्तानी सैनिक शासकों ने स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए चुनाव भी कराए। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बनने के कई कारण हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का आधिपत्य रहा है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन लागू हुआ है। पाकिस्तान के भारत के साथ कभी अच्छे और स्वस्थ संबंध नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ राजनीतिक दल और लोकतंत्र सफल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को लोकतांत्रिक शासन चलाने के लिए कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला है।